मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी जनरल इंजीनियरिंग प्लस BME की क्लास है। बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में दो पार्ट्स हैं आपके, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये दो पार्ट्स को मिला के आपका एक सब्जेक्ट बना है जनरल इंजीनियरिंग का। और BME में भी दो पार्ट्स हैं, एक आपका मैकेनिकल का और एक इलेक्ट्रिकल का। तो ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट है दोनों के सिलेबस, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सेम है, लगभग क्या पूरी तरीके से ही सेम है। तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है BME और जनरल इंजीनियरिंग। दोनों सब्जेक्ट हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स को हमको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सेम होने की वजह से हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो यूनिट आपका है, जो पहली यूनिट आपकी है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट है। मगर पहले मैं आपको सिलेबस आपको दिखा दे रही हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं इसमें। तो टोटल आपके 8 चैप्टर हैं जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल पार्ट के। इलेक्ट्रिकल पार्ट में टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट में। और BME में भी टोटल 8 चैप्टर ही हैं इलेक्ट्रिकल के पार्ट में। दो सब्जेक्ट मिलकर बना मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल से। तो जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपने जो पढ़ा उसमें 8 चैप्टर आपके इलेक्ट्रिकल के हैं। फिर पहला चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिकल का है, पहला चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिकल का है, तो चैप्टर 1 आपका है इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट पहला चैप्टर है आपका। दूसरा चैप्टर जो आपका है DC सर्किट थ्योरम्स। DC सर्किट थ्योरम, DC सर्किट थ्योरम आपका दूसरा चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर जो आपका है वो है आपका थर्ड चैप्टर जो है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज है। वोल्टेज एंड करंट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स आपका थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर आपका है बैटरी। फिफ्थ चैप्टर आपका बैटरी है। चैप्टर नंबर 5 आपकी बैटरी है। सिक्स चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो आपका है चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो आपका है वो आपका है AC फंडामेंटल्स। AC फंडामेंटल्स, ठीक है। और ये 6 चैप्टर है आपका। 7 चैप्टर जो आपका है वो आपका है AC सर्किट्स। AC सर्किट, AC सर्किट ये आपका है AC सर्किट फंडामेंटल तक का। AC सर्किट आपका 7 चैप्टर है। आपको मुझे बोर्ड नहीं दिख पा रहा है इस वजह से इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो आपका है वो है आपका पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स ये आपका क्या है चैप्टर नंबर 8 है। तो टोटल आपको इलेक्ट्रिकल के पार्ट में जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हैं 8 चैप्टर्स। इन 8 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर आपका है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। दूसरा चैप्टर आपका है DC सर्किट थ्योरम्स। थर्ड चैप्टर आपका है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। फोर्थ चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिफ्थ चैप्टर आपका है बैटरी। और सिक्स चैप्टर आपका है AC फंडामेंटल्स। सेवन्थ चैप्टर आपका है AC सर्किट्स। और इसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है वो आपका है पावर प्लांट्स। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर को इजी करने के लिए यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें बेसिकली आपको 4 यूनिट पढ़नी है, हर एक चैप्टर 2 यूनिट्स में डिवाइड है। हर एक 2 चैप्टर 1 यूनिट्स में डिवाइड है। जैसे कि ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट और प्लस DC सर्किट थ्योरम्स, ये यूनिट 1 है आपकी।
यूनिट 1 है आपकी। दूसरा वोल्टेज सोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों मिला के एक यूनिट है। यूनिट 2 है आपकी ये, यूनिट 2 है। इसके बाद बैटरी और एसी फंडामेंटल्स, बैटरी और एसी फंडामेंटल, ये यूनिट 3 है आपकी। यूनिट 3 है। और एसी सर्किट्स और पावर प्लांट्स, एसी सर्किट्स और पावर प्लांट्स, एसी सर्किट और पावर प्लांट्स जो है आपका, ये यूनिट 4 है आपकी। यूनिट 4 तो हम दो चैप्टर लेके पढ़ेंगे जो एक यूनिट में डिवाइड होगा। तो आपके एक यूनिट कब कंप्लीट होगी, जब आप 2 चैप्टर्स पूरे पढ़ लेंगे। जैसे कि आप ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स और डीसी थ्योरम्स जब पूरे पढ़ लेंगे तो दोनों जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट होगी। तो इस तरह जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पार्ट में 8 चैप्टर है जो 4 यूनिट्स में डिवाइड है, 2 चैप्टर्स के 1 यूनिट्स बना देंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत था कि कैसे कैसे चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया है या रखा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो आज हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर के बारे में, मतलब कि बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और तो पहले चैप्टर में क्या सिलेबस क्या है इसका वो देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका। फर्स्ट चैप्टर में आपके सिलेबस क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स है। पहला चैप्टर आपका ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। पहला चैप्टर आपका जो हो गया ये है आपका नाम पहले चैप्टर का ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स, ये आपका पहला चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो आपको पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है आपका ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। फर्स्ट चैप्टर का आपके नाम है। इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना है कि करंट क्या होती है, करंट क्या होती है। दूसरा हमको पढ़ना है कि क्या पोटेंशियल क्या है। दूसरा हमको पढ़ना है पोटेंशियल पढ़ना है। थर्ड हमें इसमें पढ़ना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। ठीक, और फोर्थ हमको इसमें पढ़ना है एनर्जी। फिफ्थ हमको पढ़ना है पावर, और इसके बाद हमको पढ़ना है पावर इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर करना है हमको, पावर इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर आर, इसमें पढ़ना है हमको। और उसके बाद हमको पढ़ना है ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, ओम्स लॉ एंड फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर पे हमको पढ़ना है फैक्टर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर।
ठीक है। तो देखिए पहले जो आपका यूनिट है आपका ओवरव्यू सर्किट चैप्टर 1 जो आप किए उसमें करंट, पोटेंशियल, ईएमएफ, एनर्जी, पावर इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर आर, ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ऐसी चीज़ें। एक चीज़ पढ़नी है, इसके आगे में हमको पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़नी है क्या, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage with voltage concentration। और इसके साथ हमें एक और चीज पढ़नी है, अब देखो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन किरचॉफ्स लॉ। तो इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है, मतलब इसके अंदर हमको 8 9 एक क्लास चीज़ हमको इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। मतलब 9 चैप्टर, एक चैप्टर 1 के अंदर हमको 9 पार्ट्स पढ़ने हैं, करंट, पोटेंशियल, ईएमएफ, एनर्जी, पावर, ओम्स लॉ, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड वोल्टेज कंसीडरेशंस, एंड इसके बाद पढ़ना एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन में 2 तरह का पढ़ना है हमको, वोल्टेज का और करंट का। तो इतनी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे स्टार्ट से कि एसी सर्किट में करंट कैसे होती है, या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमको करंट कैसे, आई कैसे, या इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको दिख रहा होगा हमने जो यहाँ पे पढ़ी है वो क्या है, सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ हो गया, और साथ ही ये देखिए करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, ईएमएफ, एनर्जी, पावर का इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर आर हो गया, ओम्स लॉ, लिमिटेशंस हो गया, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर हो गया। इतनी चीज़ें इस चैप्टर 1 के अंदर हमको पढ़नी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे करंट क्या होती है, इस बारे में हमको पता करेंगे करंट कैसे आई, हम कैसे पता चला करंट का, या क्या चीज़ है करंट। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ब्रांच है, उसका नाम आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब विद्युत के बारे में चीज़ें पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में चीज़ें के बारे में। तो हम पता करेंगे कि कैसे डेवलप की, कैसे हुआ, क्या कैसे आई, कुछ क्या इसका पीछे का क्या है। हमको ये चीज़ एक चीज़ पता है कि जो हमारे इर्द की जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, कोई भी छोटा छोटा सामान हो, बड़ी बड़ी कोई चीज़ें, अपने इंसान खुद हर चीज़ें एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हर चीज़ क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो हर चीज़ क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारे, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से कोई भी चीज़ होती है, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। छोटे
छोटे पार्टिकल्स मिलके यहाँ क्या करते हैं, फिगर नंबर देखिएगा, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 देखिए, फिगर नंबर 2, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। छोटे पार्टिकल मिलके मतलब कि एक बहुत छोटी संरचना से थोड़ी सी बड़ी संरचना को ये बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। छोटे पार्टिकल मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, फिगर नंबर 3 देखिएगा, फिगर नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा। अब ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जुड़ के एक एटम बना लेंगे। ठीक है, ये क्रिएट कर लेंगे एटम। इन्होंने क्या बना लिया, एक एटम बना लिया। क्या बना लिया, एक एटम बना लिया। मगर अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो जो एटम है जिसके बारे में हम लोग बहुत शुरू से बताया जाता है कि इसमें 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, 3 तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बताया जाता है आपको कि आउटर मोस्ट सेल में होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको बताया जाता है। मगर अब सोचने की बात ये है कि ये क्रिएट हुआ जैसे, और इसके अंदर जितने भी चार्जेस हम लोग पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जितने भी चार्जेस हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हुआ, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और एक हो गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो हम इसमें चार्जेस पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ रहा है, ये सब कैसे आए या क्या क्या थ्योरी है इनके पीछे। तो आप बहुत अजीम करके सोचेंगे, ऑब्जर्व करके करने की कोशिश करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल जब मॉलिक्यूल्स बने, जुड़े जब और ये मॉलिक्यूल जुड़ के जब एटम्स बनाए तो एक ऐसी संरचना हो जैसे कि अंदर की तरफ पार्टिकल्स जो छोटे छोटे, उसके ऊपर एक और लेयर बनी जो मॉलिक्यूल्स की बने, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी लेयर बनती चली गई जो एक बहुत बड़ा एटम क्रिएट कर दे। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें तो जो सबसे मिड का पॉइंट होगा, जिसका जो सबसे पहला स्टेज होगा जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ही थे, जब उस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमको मिलते हैं, वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे हमको मिलेगा क्या, न्यूट्रॉन। वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रली होगा और वहाँ पे कोई भी चार्ज उस पर नहीं होगा, वो भी बताया जाएगा चार्ज होंगे। प्रोटॉन्स की बात करें और इसी पार्टिकल्स को जो थोड़ा मॉलिक्यूल जो पार्टिकल मिलके एक नशा में जो मॉलिक्यूल्स की वो आया, वो जब उसके ऊपर क्रिएट होने लगा तो वहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ के चार्ज भी बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो रहे हैं। तो वहाँ पे उस जगह में हमने उसको प्रोटॉन के चार्ज के रूप में क्या कर लिया, कंसीडर कर एडप्शन ये कर लिया। इसके बाद देखा गया जो हमारा जो एटम क्रिएट किए तो लास्ट में देखा गया कि जो बाहरी सतह के जो एटम्स थे, बाहरी सतह पे जो भी चार्जेस थे, वो सारे चार्जेस क्या हो रहे थे, उनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। तो ये ऑब्जर्व किया जाए कि जो अंदर की चीज़ें होती हैं, अंदर की संरचना है एकदम मिड पॉइंट के एकदम मिडिल की बहुत बॉन्डेड हो, बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड है। क्योंकि अगर आप सोचिए आपके पास एक पेज है, एक सिंगल पेज अगर आपके पास है तो आप उसको ईजिली क्या कर लेंगे, खोल भी देंगे, मोड़ भी देंगे। मगर उसी तरीके के कई पेजेस मोड़ते जाएँ, लगातार मोड़ते जाएँ तो एक बैंड बना लेगा, एक अपने आप को पूरा मोड़ लेगा। मान लीजिए मेरे पास ये पेज है, मान लीजिए मेरे पास ये सिंगल पेज है, अगर मैं उसको फोल्ड करके मोड़ूंगी तो इसको ईजी में मोड़ सकते हैं, उसको ईजी में खोल भी सकते हैं। मगर आप किसी पेज के ऊपर हम लगातार कई पेजेस लगाते चले जाएँ, कई पेजेस मोड़ते चले जाएँ, तो ऐसे मोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, ये सारी एकदम से बॉन्ड बना लेगा और एकदम से टाइटली हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम फर्स्ट वाला पेज निकालना चाहें तो उसको निकालने में हमको दिक्कत होगी, उसको निकालने में हमें क्या होगी, दिक्कत होगी, हमें उस पेज को निकालने में दिक्कत होगी। इसी तरह अगर हम इस एटम की बात करें जो कि छोटे पार्ट के उसके मॉलिक्यूल्स, उसके बाद कई मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरी बड़ी संरचना बनाए जिसको हम एटम बोलते हैं, बनाते हैं, तो इसके मिडिल में इसके जो सेंटर में जो चार्जेस होंगे उनको निकालने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा अंदर है और बॉन्डेड है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हमारी होगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी हम इसको निकालने
निकालने के लिए प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, हम किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो ये एक दिक्कत है। इसी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर जो एक है कि इसके जो मिडिल पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी उन चार्जेस को निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए ये टाइटली बाउंडेड होते हैं और इनको निकालने के लिए हमको इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जो इनकी एनर्जी बॉन्ड को आसानी से तोड़ सके। उनकी एनर्जी की जितनी भी उनकी एनर्जी उसको ब्रेक करने की एनर्जी तक की हमको आवश्यकता होती है, जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। वही अगर मैं आपसे वही आउटर मोस्ट सेल वाला पेपर अगर हमको निकालना हो तो उसको ईजिली निकाल लेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पर कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह जो एटम इसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी चार्जेस होंगे वो चार्ज को हम ईजिली निकालेंगे। अब बात आती है कि चार्ज जो हमारा है उस पर बात ये आती है कि जो चार्ज हमारा है उस पर किस तरीके का सिंपल आएगा, उस चार्ज में किस तरीके का सिंपल आएगा। तो पहले स्टडी के दौरान हमको इतना पता चला था कि यहाँ पे चार्जेस हैं, मतलब इस चार्ज पे क्या साइन आएगा वो हमको नहीं पता था। तो जो हमने स्टडी उसके मामले में ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज ईजी नहीं निकलते, तो इस चार्ज को हमने बोल दिया कि क्योंकि ये ईजी नहीं निकल पाते थे, इस वजह से इस चार्ज पे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, जैसे मान लीजिए कि आपका फैमिली है, आपकी फैमिली में हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन दादी और आप, ऐसे ही लोग मान लीजिए। तो आपकी जो दादी है वो क्या है, वो हमेशा घर में रहती है, हमेशा घर में बैठी रहती है, कहीं ना आती है ना जाती है। आप हैं तो आप ऐसे इंसान हैं जो ईजिली अपने घर से बाहर चले भी जाते हैं और चले भी आते हैं। आपके पापा हैं वो भी जाते हैं, मगर किसी पर्टिकुलर काम से जाएंगे, पर्टिकुलर काम से आएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाते। इसी तरह यहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन वो आपकी दादी की तरह न्यूट्रल, चाहे उसमें आओ और चाहे ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम एक जगह स्टेबल बैठा रहेगा। प्रोटॉन की अगर हम बात करें जो आपके पापा की तरह है, वो पॉजिटिव चार्ज यह रहेगा कि उसको किसी फिक्स कोई बहुत सीट जरूरत होगी तभी वो ज़रूरतों के अनुसार निकलेगा, मगर तो ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपकी तरह, जैसे आप घर से बाहर गए तो आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य, आप घर से बाहर गए तो एक सदस्य की क्या होगी, कमी होगी, और जो कमी होगी तो हम उस चीज़ को निगेटिव डिनोट करते हैं, मतलब निगेटिव के साइन से डिनोट किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को हमने साइन नंबर लगा दिया, एक साइन नंबर कर दिया, जिसको हम निगेटिव से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि उस एटम के पास क्या हो रही है, चार्ज कम हो रहा है। चार्ज निकलेंगे तो कम होंगे, कहीं और से आएंगे तो प्लस होंगे, मगर यहाँ से निकलेंगे तो कम होंगे। पर्टिकुलर खुद के लिए इसके चार्जेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, तो ये कमी क्रिएट कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में हमने निगेटिव चार्ज डिनोट कर दिया। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन ऐसा चार्ज है जो कि एकदम न्यूट्रल है, जैसे आपकी दादी की तरह, ना जाने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम न्यूट्रल बैठे हैं। तो न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल हो गया। प्रोटॉन की चार्ज है तो आपके फादर की तरह है, जैसे कि आप बाहर जाएंगे, जैसे आपके फादर किसी पर्टिकुलर कंडीशन चीज़ें पर्टिकुलर रहती हैं तभी वो बाहर जाते हैं, किसी पर्पज़ के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे ही वो फालतू का नहीं जाते। तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज है। और आप जैसे आप वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ईजिली बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी ला सकते हैं, और आप बिना किसी पर्पज़ के भी आ जा सकते हैं। तो आप फ्री हैं, एकदम फ्री हैं आप बाहर आने जाने के लिए। तो इस सिंबल को का एक ऑब्जर्वेशन हुआ, एक सोच हुई कि इस तरह सिंबल्स को डिनोट किया जाए कि क्योंकि चार्जेस क्या है, इसके बारे में स्टडी के दौरान हमको ये नहीं पता चल पाया कि हाँ चार्ज फंक्शन कैसे कर रहे हैं, रुक रहे हैं कि जा रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डिनोट किया गया, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज डिनोट किया। तो ये पूरा जो भी आपको बताया ये पूरी एक थ्योरी के एटम्स कैसे क्रिएट हुए, और ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन कॉपर में भी होंगे, अंदर भी होंगे, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम को ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल की, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, तो न्यूक्लियस पे एक फोर्स काम करता है आपका जो F = QE।
में काम करता है, तो इस फोर्स की वजह से आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा दूर होता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर लेता है। ठीक, तो ये जो हुआ आपका जो कि आउटरमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हुए आपके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो बैठे थे रेंडमली घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कहीं नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, ट्रांसफर करता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, अपनी जगह पे रहेंगे, मगर अगर हम इसको ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे तो रेंडमली अगर इधर उधर घूम रहा है तो किससे लड़ेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ये जो मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, फ्लो करने लगे, चलने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो उसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसी चीज़ को हम बोलते हैं करंट। और उसी को एक नाम दे दिया गया है, उस करंट को एक सब्जेक्ट में लाया गया तो उसको इलेक्ट्रिकल करंट नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन से जनरेट जो एनर्जी होती है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से जनरेट कैसे एनर्जी होगी, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, लगातार एक चीज़ चलती रहेगी तो वो एक तरीके का क्या करने लगेगा, एक तरीके का मोशन करने लगेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या कहलाया जाएगा, करंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात ये होगी कि हमारा जो करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी अभी कि हमारा जो करंट है वो क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यही है इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल में हमें जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमें सिर्फ करना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, वो एक्यूरेसी उसकी कैसी है, ठीक है, वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसकी टेंडेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, चलने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसका ये सब चीज़ें कैसी हैं, तो हम ये स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल में। इसी जस्ट इसी का एक माइन्यूट सा या फिर थिनर लाइन की जो हम बात करें वो डिफरेंस पैदा करके आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी इलेक्ट्रॉन के हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर हम क्या करें, टेम्परेचर, इस एटम पे हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराने लगे, टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के दौरान इस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा या और एनर्जी क्रिएट करेगा या और तेज़ी से मोशन करने लगेगा, या फिर किसी और एटम के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं तो तब क्या बिहेवियर होगा। तो जो करेक्टर्स होते हैं इसके वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उस इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा क्लास में है, उसके दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है, तो वो कितनी तेज चलता है, दौड़ता है, भागता है, किस स्पीड से दौड़ रहा है, क्या कहाँ रुक रहा है, कहाँ बैठ रहा है, तो ये सब चीज़ें स्टडी आप करेंगे। उसकी ये सब चीज़ें अगर आप स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है। मगर आप उसका नेचर ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि इसको कब गुस्सा आता है, कभी नाराज़ हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, किस बात का क्या इफेक्ट होता है, तो ये उस बच्चे की कैरेक्टर्स में आ गया। तो ये चीज़ स्टडी अगर हम करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो जाती है। तो यही तीन से छोटा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये चीज़ें जो आपको बताएंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट कहलाता है, और उस एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे ये चार्जेस कैसे आए और किस तरह से इसके साइन को मेजर किया गया, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अच्छा, अब आपको मैंने एक चीज़ और जो बताई है यहाँ पे कि फ्लो ऑफ करंट ही इलेक्ट्रॉन होता है। मगर एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ कि फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है, ये बात बता दी यहाँ पे। मगर जब हम इलेक्ट्रिसिटी उस एनर्जी को जब हम ऑब्जर्व करके यूज़ करने में लाएंगे तो वहाँ पे हमें एक क्लोज पाथ की जरूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खुद में एक इमेजिनरी पाथ डेवलप कर रहा है अपने लिए, जो कि क्या कर रहा है, क्लोज पाथ का काम कर रहा है। खुद ही के इलेक्ट्रॉन्स एक इमेजिनरी पाथ डेवलप कर रहे हैं जो किसका काम कर रहा है, क्लोज पाथ का काम कर रहा है। तो किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में
किसी डिवाइस को उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए उसका पाथ का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अगर पाथ को बीच से ब्रेक कर दिया जाएगा तो जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तक पहुंचा रहा था वो नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए हम एक क्रॉस पाथ का होना इम्पॉर्टेंट मान लेते हैं, जरूरी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हटा दे रहे हैं, आगे आपको बताते हैं। तो हमने आपको ये बता रहे थे कि किसी कोई डिवाइस को अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करना है तो उसके लिए उससे यूज़ का क्या होना चाहिए, उस पाथ का क्रॉस होना जरूरी है। पाथ क्रॉस रहेगा तभी वो सर्किट कंप्लीट कहलाएगी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल को पढ़ने के लिए सर्किट का स्टडी हम करेंगे, उसके लिए क्लोज पाथ का होना जरूरी है। ठीक है, ये कि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर को ले लीजिए और उसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, मोशन में आना शुरू कर देते हैं। और उस टेम्परेचर प्रोवाइड कराते ही, जैसे उसको हम एक रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी कंडक्टर को ले रहे हैं और उसको हम 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। उस प्रोवाइडेशन पे वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स होंगे, ना कि वो फ्लो करेंगे, वो सिर्फ क्या होंगे, एक्साइट्स होंगे। मतलब कहने का अगर मान लीजिए हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, ये कंडक्टर है, हमने ये कंडक्टर ले लिया, किसी कंडक्टर की मान कॉपर की हमने ली। इसमें अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं एज अ रूम टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तो इस मटेरियल के अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपनी ही पोजीशन पे एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे और अपनी ही पोजीशन पे क्या होने लगेंगे, एक्साइट होना शुरू होंगे। मतलब वो अपनी ही पोजीशन पे झंझन करेंगे, पर ये फ्लो नहीं करेंगे, ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे, या अपनी ही पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, मगर ये क्या करेंगे, फ्लो नहीं होंगे। इसको फ्लो करना है तो इस रूम टेम्परेचर से अधिक की हमको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगी। मानिए हमको 43 डिग्री सेल्सियस की अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा दें रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। वो यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ ये अपनी एनर्जी को एक दूसरे को देना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीके से जब ये फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो जैसे ही फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा, डेवलप होने लगेगी, करंट डेवलप होने लगेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे, मोशन में नहीं आएंगे। मगर अगर हम उसको रूम टेम्परेचर से अधिक का टेम्परेचर प्रोवाइड कराते तो वही इलेक्ट्रॉन फिर मोशन में चले जाएंगे। वही इलेक्ट्रॉन फिर कैसे चले आएंगे, वही इलेक्ट्रॉन फिर मोशन में चले जाएंगे। तो यहाँ तक की बात आप समझ में। अब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आने के बाद जब मोशन में आएंगे तो रैंडमली ये कहीं भी फ्लो कर सकते हैं। तो ये मोशन में आते ही करंट डेवलप तो हो जाएगा, उस करंट का इस्तेमाल हम सर्किट में जब हम करेंगे, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करेंगे, तो उसमें हम उसके लिए हमको उस सर्किट को एक पाथ देना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक प्लेट थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस प्लेट में जितनी करंट फ्लो है उसको अगर हमको किसी डिवाइस में चाहिए तो उसके लिए हमको उस डिवाइस उस प्लेट से जोड़ के क्लोज करना पड़ेगा, उस प्लेट से जोड़ के हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, पाथ आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। अब यहाँ पे इस डिवाइस में एक हम कट करके बल्ब लगा दें तो ये बल्ब ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको एक क्लोज पाथ प्रोवाइड हो गया। यहाँ की इलेक्ट्रॉन की जितनी भी करंट थी वो डायरेक्ट बल्ब पे जाके ब्राइटनेस के रूप में हमको लाइट के फॉर्म में दिखना शुरू हो गई। तो ये पूरा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके करंट डेवलप करता है और वो करंट को यूज़ में लाने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड कराते हैं जो क्लोज होता है, तब हम उस करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी चीज़ें थी करंट क्या होता है। करंट बेसिकली आपको पता चल गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस तरह से यूज़ करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल क्लोज पाथ प्रोवाइड कराते हैं। ये क्लोज पाथ